जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को भाई कक्षा 10 गणित के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से लिए गए हैं। और आज के इस वीडियो में आपको हम टॉप 10 ऐसे सवाल बताने वाले हैं, अगर आप इन 10 सवाल को पढ़ लेते हैं तो भाई चैप्टर 3 में इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिए हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको 10 क्वेश्चन बताने वाले हैं। भाई 10 क्वेश्चन अगर आप देख लेंगे तो चैप्टर 3 की जो सारी प्रॉब्लम है, यानी कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस एक वीडियो में हो जाएंगे। और आपको कम से कम समय में आपको हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा देंगे। और सारे वीडियो को लाइन से देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, जहां से जाकर आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। भाई इधर उधर भटकने से अच्छा है कि आप एक बार जाइए डिस्क्रिप्शन में और सारे वीडियो को देखकर आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। यहां पर देखिए हम शुरुआत करेंगे भाई समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं, जो कि आपको पता है जितनी भी सवाल हम भाई लिए हैं पहले से बता दे रहे हैं, सबका सब एनसीईआरटी पर आधारित है। अनसॉल्व क्वेश्चन में हम सभी जगह पर देखे भाई जो सवाल इंपॉर्टेंट थी और इंपॉर्टेंट है, हम केवल उन्हीं सवाल को लिए हैं। यानी कि जो सवाल एग्जाम में या तो पूछी गई है या तो पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं, हम केवल उन्हीं सवाल को लिए हैं। सभी सवाल एनसीईआरटी पर आधारित हैं। अब यहां पर देखिए जो सबसे पहला नंबर हम सवाल लिए हैं, रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। रैखिक समीकरण को क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। एनसीईआरटी में आप जाएंगे तो भाई सबसे शुरू में ही मिल जाता है प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना। आइए हम देखेंगे दो सवाल देखेंगे भाई, एक आसान सवाल है और एक कठिन सवाल है, ताकि पूरा डाउट क्लियर हो जाए। शुरुआत हमेशा आसान से ही करेंगे। तो यहां पर देखिए जब भी आपको भाई मिल जाए रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करने को, तो सबसे पहले आप दोनों समीकरण को लिखिए। जैसे x प्लस वाई है बराबर का 14, ये हमारा बनेगा समीकरण 1 बनेगा। फिर उसके बाद x माइनस वाई बराबर का 4, जो कि ये हमारा है समीकरण 2। अब यहां पर देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले हम समीकरण 1 को लेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से हम समीकरण 1 को लेंगे। x प्लस का y बराबर में कितना है, 14 है। अब यहां से या तो आप x का मान निकाल लो या तो यहां से आप y का मान निकालो, एक का मान यहां से निकालिए। तो यहां से हम क्या काम करते हैं, y को लिख लेते हैं बराबर 14, x को इधर भेज देंगे तो ये माइनस का x हो जाएगा, जो कि हम यहीं पर इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। क्या मानेंगे, समीकरण 3 मानेंगे। हम समीकरण 1 को सॉल्व कर समीकरण 3 बना लिए। अब क्या करना है, ये जो y का मान निकाले हैं ना, इस y का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। हमेशा ध्यान देना, समीकरण 1 से हमें x या y का मान निकालना है, या जैसे y का मान निकाले हैं तो अब इस y का मान हमें रखना होगा अगले समीकरण यानी कि समीकरण 2 में। तो यहां पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखना नहीं है, बल्कि समीकरण 2 में प्रतिस्थापन विधि वाले में भाई प्रतिस्थापित किया जाता है। तो y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो आइए प्रतिस्थापित करते हैं। तो y का मान हम कहाँ रखेंगे भाई, समीकरण 2 में। सबसे पहले हम x को लिखते हैं माइनस। अब बात आ गई भाई y का, तो y की जगह पर हम कितना करेंगे, 14 माइनस का x करेंगे। जहाँ y था वहीं पर 14 माइनस x किए हैं, बराबर का, बराबर के बाद क्या है, 4 है तो यहाँ पर 4 करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो x माइनस 14 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x बराबर का कितना है, 4 है। तो x में x को हम जोड़ देंगे, 2x होगा, माइनस का 14 पड़ा रहेगा, बराबर कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पर 2x बराबर 4, 14 को इधर करेंगे तो भाई प्लस में हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में है। तो 2x बराबर 14 4 कितना होगा, 18 होगा। x बराबर 18, 2 का पक्षांतर करेंगे, 2 कहाँ पर आएगा, बटे में, 2 ही का नम 2, 2 9 18, x बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। x बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो भी आए, जैसे x का मान आया, अब इस x का मान हम समीकरण 1 में 3 में रखेंगे। जो हम 3 बनाए थे उसी 3 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। तो यहाँ देखिए y बराबर है तो यहाँ पर भी वही करेंगे, y बराबर कितना है, 14 माइनस, तो यहाँ पर 14 माइनस x आ गया, तो उस x के जगह पर कितना करेंगे, 9 करेंगे। तो x की जगह 9 करेंगे तो y बराबर कितना आएगा, 5 आएगा। y बराबर कितना आएगा, 5 आएगा। अब यहाँ लास्ट में हम क्या करेंगे पता है, लिखेंगे अतः
x बराबर 9 y बराबर 5, यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा। आइए, ये हमारी सवाल नंबर कौन सी थी भाई? पहली नंबर थी। आइए हम देखते हैं दूसरी नंबर सवाल, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। यहाँ पर भी सेम वैसे ही करना है, बस थोड़ा सा चेंज करना है भाई। क्या चेंज करना है देखिए, यहाँ पर भी क्या करना है, सबसे पहले हम ऊपर वाला लेंगे 3x/2 माइनस का 5y बटे का 3 बराबर का -2। इसको थोड़ा लघुत्तम लेके सॉल्व कर दो। 3 2 का लघुत्तम 6 आएगा। हर से लघुत्तम में भाग दो। देखिए जैसे 2 और 3 का लासा लिए 6 आया, अब हर से लघुत्तम में भाग दो, मतलब 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 6 आए, तो 2 तिहाई 6 कितनी बार में आएगा? 3 बार में। जितनी बार में पहाड़ा पढ़ा जाए उसी नंबर से आप इसके ऊपर अंश में गुणा कराओ। तो 2 तिहाई 6 3 बार में, 3 त्रिका 9x हो गया, माइनस 3 दूनी 6 2 2 पंचे 10y हो गया, बराबर का -2। तो ये होगा 9x माइनस का 10y बराबर, ऐसे तिरछा हम गुणा करेंगे, 6 दूनी का कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, जो कि हमारा बनकर तैयार हो गया समीकरण 1। क्या हो गया? समीकरण 1। अगर आप इसमें थोड़ा सा नज़र डालिए तो यहाँ पर समीकरण 1 से ही हम x या फिर y का मान निकालते हैं, मतलब यहाँ y का मान निकाले थे। तो यहाँ पर क्या काम करिए, 9x को लिख लो बराबर का -12, ये माइनस में है, इसको उठाकर इधर कर दो तो ये प्लस में 10y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में 10y होगा, जो कि यहाँ से x का मान अगर निकालो तो -12 प्लस में 10y, 9 को हम पक्षांतर करेंगे तो 9 यहाँ पर बटे में आएगा। आप एक काम करिए, इसको आप समीकरण मानिए ही मत, इसको सीधा समीकरण 1 मानो, काम खत्म। इसको आप जब ऐसा कंडीशन आए तो आप सीधा इसको ही क्या करिए, समीकरण 1 मानिए। यहाँ पर समीकरण मानने की जरूरत नहीं, हटा दो इसे, ठीक। ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब अगला वाला लेंगे, अगला का मतलब ये जो है, इसको जब हम लेंगे कितना है, x बटे का 3 है, फिर उसके बाद प्लस में y बटे 2 है, इक्वल में 13 बटे का 6 है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान देना भाई, इधर की सवाल है, इसको नहीं लेना है। तो ये 2 3 का लासा कितना आएगा? 6 आएगा। 3 दूनी कितना हो गया? 6 2 बार में, तो ये 2x होगा। 2 तिहाई 6 3 बार में, 3 इकन्नम 3y हो जाएगा। 13 बटे 6, ये बटे वाला 6 से 6 क्या हो गया? कट गया। 6 से 6 क्या हो गया? कट गया। तो यहाँ पर बचा है 2x प्लस में 3y बराबर का 13। अब यहाँ पर समीकरण भी मानने की जरूरत ही नहीं है, सीधा x का मान इसी में रख दो। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान प्रतिस्थापित करने पर, क्या लिखेंगे? प्रतिस्थापित करने पर। तो यहीं पर x का मान सीधा क्या करो भाई? प्रतिस्थापित कर दो, मतलब रख दो। जैसे 2 रहने दो, अब बात आई x की, तो इस x की जगह पर ये पूरा रखेंगे, -12 प्लस 10y, -12 प्लस में 10y, और पूरे के बटे में क्या होगा? 9 होगा। ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर प्लस में 3y करेंगे, बराबर का कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। बराबर का कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 बराबर में माइनस का 24 होगा, प्लस में 2 दहम्मा 20 हो जाएगा, y पूरे के बटे में 9, प्लस का ये हो गया 3y बराबर कितना होगा? 13 हो जाएगा। आगे होगा माइनस का 24 प्लस में 20y, ऐसे तिरछा गुणा करा दो, 9 3 का कितना हो गया? 27y हो गया। अब ये पूरे के बटे में आ जाएगा 9, इक्वल का कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। इक्वल का क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब इसको जब हम आगे की ओर भाई सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इसको जब आगे की ओर ले जाएंगे तो ये माइनस का 24 हो जाएगा, प्लस में 27y और ये जोड़ेंगे तो ये माइनस का कितना होगा पता है? 47y होगा, और पूरे का बटन 9 बराबर का 13 होगा। जब इसको और भी आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस का 24 है, प्लस में ये 47y हो गया, ऐसे हम तिरछा गुणा कराएंगे, 13 नवैया 117 होगा। 3 नवैया कितना हो जाएगा? 117 हो जाएगा। 3 नवैया कितना हो गया? 117 हो गया। अब यहाँ पर साइड में देखिएगा, इसमें 3 नवैया 117 हो गया। अब यहाँ पर क्या काम करेंगे, यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे क्या? 47y लिखेंगे और बराबर का 117, ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा। तो y 47y बराबर 7 4 कितना होगा? 11 हो जाएगा। 2 1 3, हासिल 1 4 हो गया, 1 141 हो गया। तो ये होगा 47y बराबर का 141। तो y बराबर कितना होगा? 141। 47 का पक्षांतर करेंगे, बटे में आएगा 47, तो ये 47 तिहाइयाँ कट जाएगा। y बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। y बराबर कितना आएगा? 3 आएगा। अब यहाँ पर देखिए इस y का मान, जो यहाँ पर y का मान निकला है, हम इसका मान इसी समीकरण 1 में ही तो रखेंगे, क्योंकि हम इसको ही निकाले थे, क्योंकि x का मान यहीं से निकला है। तो हम y का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में
रखने पर। तो आइए रखते हैं, तो यक्स बराबर कितना होगा -12 प्लस में 10 गुणे वाई आ गया, तो वाई की जगह कितना रखना है 3 रखना है, पूरे के बटे में 9 हो गया। तो -12 प्लस 10 दिए कितना हो गया 30 होगा, बटे में कितना 9 करेंगे। तो ये आगे देखिए घटाएंगे तो 30 में इतना घटाएंगे तो 18 आएगा, बटे में 9, 9 दूनी 18। तो ये कितना हो गया भैया 2 हो गया, यानी कि यक्स बराबर कितना आ गया 2 आ गया। वाई कितना आया था 3 आया है, जो कि वो ऊपर आप देख सकते हैं। यक्स कितना आ गया 2 आ गया। लास्ट में हम लिखेंगे अतः यक्स बराबर 2 वाई बराबर 3, जो कि यक्स और वाई का मान ऐसे ही बिल्कुल आसान तरीके से निकाला जाता है, जो कि आपने भाई देखा प्रतिस्थापन विधि काफ़ी आसान होता है, बस ये लगता कठिन है, बाकी ये कठिन नहीं होता है। जो कि आपने भाई एक सवाल देख लिया, पहली नंबर सवाल, जो कि काफ़ी आसान तरीके से बताया और आपकी समझ में भी आई होगी। तो चलिए अब हम देखते हैं भाई दूसरे नंबर सवाल, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखिए सवाल नंबर दूसरी जो है आपके स्क्रीन के सामने है भाई, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या बोला गया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, लेकिन हमें भाई वो दो संख्या मालूम ही नहीं है, तो हम उस दो संख्या को यक्स और वाई मान लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे माना, और आप लोग कॉपी पे लेकर भाई बैठिएगा, साथ में ही करते चलना। तो माना दो संख्याएं, माना दो संख्याएं क्रमशः यक्स तथा वाई हैं। क्या है, यक्स तथा वाई हैं। फिर उसके बाद बोला है दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। क्या बोला है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब दोनों का अंतर कितना है 26 है। तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 26 है। कितना है भाई 26 है, मतलब यक्स और वाई का जो अंतर है डिफरेंट है, वो कितना है 26 है। और ये हो गया हमारा समीकरण 1 हो गया। फिर बोला है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, मतलब एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है। 3 गुनी मतलब 3 से गुणा, ये हो गया। एक संख्या क्या है कि दूसरी संख्या की तिगुनी है, तो एक संख्या यक्स है, दूसरी संख्या वाई है, तो यहाँ 3 है, तो यक्स बराबर हो गया 3y, जो कि ये बन गया हमारा समीकरण 2। अब क्या काम करेंगे पता है, इस यक्स का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ पर रखने पर लिखेंगे, प्रतिस्थापन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो यहां पर देखिए यक्स का मान 3y है, समीकरण 1 में रखेंगे तो यक्स की जगह पर 3y माइनस वाई रहेगा बराबर 26। तो 3y में से y को घटाएंगे 2y बराबर का कितना 26 होगा, बराबर कितना 26 होगा। y बराबर 26, 2 का पक्षांतर करेंगे 2 बटे में आएगा, 2 ही कन्नम 2, 2 ही कन्नम 2 तिहाई, तो y बराबर कितना हो गया 13 हो गया। y बराबर कितना हो गया 13 हो गया। अब y का मान हम समीकरण 2 में रखकर यक्स का मान निकालेंगे। तो y का मान क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स बराबर 3 गुणे y की जगह पर कितना होगा 13 होगा, तो यक्स बराबर 13 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः संख्याएं 39, 13 हैं या फिर 13, 39 हैं। अतः संख्याएं 39, 13 हैं, और यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में आया होगा। चलिए हम यहाँ पर देखिए भाई सवाल नंबर दूसरी भी हो गई, जो कि काफ़ी आसान है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर तीसरी। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर तीसरी, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है, जो कि आप ये जो सवाल देख रहे हैं भाई आप एनसीईआरटी में देखिएगा। इस प्रकार से 2-3 सवाल आपको एग्जाम्पल में है और 2-3 सवाल मतलब प्रश्नावली में है। तो अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, एक बार अगर समझ लेते हैं, तो इस प्रकार की सवाल को में जो प्रॉब्लम है भाई खत्म हो जाएगी। यानी कि इस प्रकार सवाल अगर एग्जाम में आएगी आप चुटकियों में कर पाएंगे। बस इस सवाल को अच्छे से समझ लीजिएगा बस। और हाँ भाई, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं भाई उनको PDF की जरूरत है। भाई PDF से अच्छा हम तो ये कह रहे हैं कि आप वीडियो को ऐसे चलाकर पढ़ते रहिए और सवाल को नोट करते रहिए। भाई जो खुद का बनाया हुआ PDF होता है ना, उससे अच्छा PDF इस दुनिया में नहीं मिलेगा। इसलिए आप खुद PDF बनाने की भाई सोचिए। भाई बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं PDF। भाई PDF बनाना सीखो, क्योंकि जब PDF बनाओगे ना, जैसे PDF आप जब स्वयं लिखोगे ना, वो सबसे अच्छा होगा, वो तैयार भी हो जाएगा। तो हम इतना कहेंगे भाई आप PDF से अच्छा कि आप खुद इसको ऐसे पढ़ते चलिए और सॉल्व भी करते चलो। यहां पर देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। देखिए क्या बोला है, यदि किसी भिन्न के अंश में और हर दोनों में हम 2 जोड़ दें। भाई अगर किसी में 2 जोड़ना है वो होना तो चाहिए,
यहाँ पर भिन्न ही हमें नहीं मालूम है, भिन्न का अंश क्या है, हर क्या है, ये पता नहीं है, तो जोड़ेंगे कैसे? इसका मतलब है कि हमें अंश और हर दोनों को मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना भिन्न का अंश यक्स तथा हर वाई है। तब जो भिन्न बनेगी तब भिन्न जो बनेगी वो यक्स बटा वाई होगी, तब भिन्न यक्स बटा वाई होगी। ठीक, ये हो गया हमारा, यहाँ पर माने हुए हैं। अब यहाँ पर क्या बोला है सुनिएगा, यहाँ पर हम डालेंगे प्रश्नानुसार। हमारी भिन्न क्या है? यक्स बटे वाई है। ये बोला क्या है? यदि किसी भिन्न के अंश में और हर दोनों में 2 जोड़ दें, मतलब अंश में भी 2 जोड़ दें और हर में भी 2 जोड़ दें, अगर हम ऐसा करते हैं तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। मतलब ये किसके बराबर होगा भाई? 9/11 के होगा। किसके बराबर होगा? 9/11 के होगा। तिरछा गुणा कर दो, जब तिरछा गुणा करेंगे तो 11 से गुणा होगा x + 2 में, इधर से गुणा करेंगे तो 9 से गुणा होगा y + 2 में। 11 ही कन्नम 11x प्लस का 11 दूनी 22 इक्वल का ये हो जाएगा 9y प्लस में 9 दूनी का 18, 9 दूनी का 18। 11x ये इधर आएगा, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा इक्वल, ये तो उधर चला गया, बचा है प्लस में 18। ये प्लस का 22 इधर आएगा तो ये माइनस का 22 होगा। 11x माइनस 9y इक्वल का ये घटाने पर -4 हो जाएगा। कितना होगा? -4 होगा, और यही बनेगा हमारा समीकरण 1 बनेगा। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए फिर से प्रश्नानुसार कुछ ना कुछ बोला है, पुनः बोला है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें, कितना? 3 जोड़ दिया जाए, मतलब जो भिन्न थी वही है x बटा वाई। अब जैसे यहाँ 2 जोड़े थे ना, वैसे बोला है कि 3 जोड़ दें, अंश में भी हर में भी, तो ये भिन्न जो है 5/6 हो जाती है। कितना हो जाएगी? 5/6 हो जाएगी। यहाँ से भी आइए हम एक समीकरण तैयार करते हैं। तिरछा गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे 6x होगा, प्लस में 6 तिरिक 18 हो जाएगा। इधर से करेंगे 5 से y में करेंगे 5y होगा, बीच में प्लस है, पंक्तियाई का 15 हो जाएगा। 6x y को इधर लाएंगे माइनस का 5y इक्वल का, ये तो उधर चला गया, बचा है प्लस का 15, तो आगे भाई प्लस माना जाता है, लिखा नहीं जाता है। 18 को इधर लाएंगे तो माइनस का 18 हो जाएगा, तो ये होगा 6x माइनस 5y इक्वल का ये हो जाएगा -3। अब यहाँ पर आपके ऊपर है भाई, चाहे इसे विलोपन विधि से सॉल्व करिए या फिर प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करिए, दोनों तरीका सही होगा। तो यहाँ पर हमने समीकरण 1 मान लिया है, कोई बात नहीं, यहीं से हम x का मान निकालते हैं ताकि प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व कर सकें। और आपको जैसे एनसीईआरटी में प्रतिस्थापन विधि ज़्यादातर देता है। तो यहाँ पर 6x को लिखेंगे -3, ये माइनस में है, इसको इधर ला दो, हो जाएगा प्लस में। किस में हो जाएगा? प्लस में। पहले देखिए ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 फाइनल हो गया था। अब यहाँ से हम समीकरण 2 से ही जो है x का मान निकालते हैं, चाहे 1 से निकालो चाहे 2 से निकालो, दोनों सही होता है। ठीक, तो यहाँ से x बराबर होगा -3 प्लस में 5/y, 6 का हम पक्षांतर करेंगे बटे में होगा, जो कि इसे हम समीकरण 3 कर सकते हैं। देखिए समीकरण 2 से ही समीकरण 3 तैयार हुआ है, तो जो x का मान है अब समीकरण 2 में नहीं रखेंगे, समीकरण हम 1 में रखेंगे। किस में रखेंगे? समीकरण 1 में। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो आइए प्रतिस्थापित करते हैं। सबसे पहले तो हम 11 को लिखेंगे, बात आई x की, अब उस x की जगह पर -3 प्लस में 5y होगा, पूरे के बटे में 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है? माइनस में 9 है, y को वैसे ही लिख लेंगे, बराबर का भाई -4 है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 11 का 33 होगा जो कि माइनस में, प्लस का 11 × 5 = 55y होगा, पूरे के बटे में 6 होगा, माइनस का 9y बराबर -4 हो जाएगा। कितना होगा? -4 हो जाएगा। अब इसको करने के बाद ये -33 होगा, प्लस में 55y उतारेंगे क्योंकि इसके पूरे के बटे में 6 है। अगर ऐसे हम तिरछा गुणा कर दें तो 6×9 का 54y हो जाएगा। अब क्या होगा पता है? ये 6 पूरे के बटे में हो गया, बराबर का 4 है। अब यहाँ पर इसको साइड में हम कर दे रहे हैं, माइनस का 33 लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए माइनस का हम क्या लिखेंगे? 33 लिखेंगे। फिर उसके बाद देखिए 55y में से अगर हम 54 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा 1y बचेगा, और पूरे के बटे में 6 है, इक्वल का क्या है?
4 है, इक्वल का भाई माइनस का 4 है, इक्वल में कितना है माइनस का 4 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे माइनस का 4, तो ये हो जाएगा कितना माइनस का 33 प्लस वाई, ये तिरछा गुणा करेंगे 6 चौको 24 होगा, तो वाई बराबर होगा -24, ये प्लस में है इधर आएगा, नहीं माइनस में है इधर आएगा तो प्लस का 33 होगा। तो वाई बराबर 33 में अगर हम 24 को घटाएं, 33 में अगर हम 24 को घटाएं तो ये आएगा 9, कितना आएगा 9 आएगा। वाई बराबर कितना आ गया 9 आ गया। अब वाई का मान आप हमेशा यहीं पर रखा करो जो यहाँ पर निकाले थे एक्स का मान। तो समीकरण कौन सा है 3 है, तो समीकरण 3 से बाकी आप समीकरण 1 2 3 कहीं पर भी रखेंगे एक्स का मान आएगा। तो यहाँ पर देखिए एक्स बराबर -3 + 5 गुणे वाई है, वाई की जगह 9 पूरे के बटे में 6, एक्स बराबर -3 9 पचे हो जाएगा 45/6, इसको हम जब घटाएंगे तो ये आएगा 42/6, छाई का नाम 6 7 42, यानी कि यक्स बराबर कितना आ गया 7 आ गया, यक्स बराबर कितना आ गया 7 आ गया। और लास्ट में लिखेंगे हम अभीष्ट भिन्न, क्योंकि हमसे यही भिन्न पूछा है, अभीष्ट भिन्न। अभिभिन्न क्या माने यक्स बटा वाई माने हैं, तो यक्स की जगह 7 करेंगे, बटे में वाई की जगह 9 करेंगे, तो अभीष्ट भिन्न जो होगा वो 7/9 होगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके भाई समझ में आया होगा, जो कि काफ़ी आसान तरीके से बताए हैं। अब आपको इस प्रकार से कोई भी सवाल दे दे तो शायद आप चुटकियों में कर पाएंगे। आइए हम देखते हैं सवाल नंबर 4, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम जितने भी सवाल लिए हैं भाई, ये सभी 4-6 नंबर वाली ही लिए हैं, 1-2 नंबर वाली भी आपको मिलेगी, बाकी 4-6 नंबर वाली ज़्यादातर कवर किए हैं। और बाकी आपको प्लेलिस्ट बनाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ पर जाकर आप सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आसान भाषा में देख पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी होगी, लेकिन अभी के बारे में भाई पता नहीं है। फिर बोला है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, मतलब हो जाएगी और थी, लेकिन प्रेजेंट का तो पता ही नहीं है, तो यहाँ पर हम मानेंगे। अच्छा ये पूछा भी है उसकी वर्तमान आयु बताइए, जो पूछता है वही मानते हैं। माना जैकब, पहले किसकी बात है जैकब है, फिर उसका पुत्र है, तो लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु यक्स वर्ष है। कितना है यक्स वर्ष है। माना जैकब की वर्तमान आयु यक्स वर्ष है, कितना है यक्स वर्ष है। जैकब की आयु कितना है भाई यक्स वर्ष है, तथा उसके पुत्र की आयु, क्या उसके पुत्र की आयु वाई वर्ष है, कितना है वाई वर्ष है, उसके पुत्र की कितना है वाई वर्ष है। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या बोला है भाई, ध्यान से आप लोग सुनिएगा, प्रश्नानुसार ध्यान समझना। 5 वर्ष के बाद, देखिए क्या बोला है 5 वर्ष के बाद, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद क्या बोला गया है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का तिगुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 गुनी हो जाएगी, मतलब उसके पुत्र की आयु का तिगुना, मतलब 3 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैकब की आयु हम कितना माने हैं यक्स, 5 वर्ष के बाद के लिए यक्स + 5 होगा बराबर 3, पुत्र की आयु कितना है वाई, 5 वर्ष बाद के लिए ये भी हो जाएगा वाई + 5। तो यहाँ से एक समीकरण तैयार होगा, यक्स + 5 बराबर 3y, 3 × 5 कितना होगा 15 होगा। तो यक्स इसको उधर ले आएंगे तो यक्स - 3y इक्वल का, ये तो उधर चला गया 15 बचा है, इधर लाएंगे -5, तो यक्स - 3y इक्वल का ये कितना आएगा 10 आएगा, कितना आएगा 10 आएगा, और ये हमारा बनेगा पहला समीकरण। फिर उसके बाद पुनः क्या बोला है कि 5 वर्ष पूर्व का मतलब होता है पहले के लिए हम घटाते हैं। 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, 5 वर्ष पूर्व, सेम ऐसे ही रहेगा, 5 वर्ष पूर्व के लिए माइनस करेंगे, जैसे y माइनस यहाँ पर 5 होगा, 5 वर्ष पूर्व के लिए इतना हो जाएगा। ये बोला है 7 गुनी थी, यहाँ पर 7 से गुणा करा देंगे, सब कुछ वही है, 7 से गुणा कराएंगे। यक्स - 5 इक्वल ये होगा 7y, 7 × 5 = 35 जो कि माइनस में आएगा, तो यक्स इसको इधर लाएंगे -7y इक्वल का ये होगा -35, इधर लाएंगे तो हो जाएगा +5, क्या हो जाएगा
प्लस का 5 हो जाएगा। तो ये होगा x माइनस का 7y, और इसको जब घटाएंगे तो ये माइनस का 30 आएगा, जो कि ये बनेगा हमारा समीकरण 2। अब उसके बाद हम समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके x और y का मान निकालेंगे। अगर आप देखें तो समीकरण 1 में भी यहाँ पर x है, यहाँ पर इसमें भी x है, दोनों का चिन्ह सेम है, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देंगे। देखिए विलोपन विधि में जब चिन्ह सेम हो और अंक भी सेम मैच कर, जैसे एक x है एक x है, अंक भी सेम है एक एक है और चिन्ह समान है, तो ऐसे कंडीशन में हम समीकरण 1 में 2 को घटाकर या y का मान या फिर x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो समीकरण 1 लिखेंगे x माइनस 3y इक्वल का 10, x माइनस 7y इक्वल का -3। घटाने के लिए चिन्ह बदलता है, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, जैसे ये माइनस है तो चिन्ह बदल कर प्लस होगा। इसी चिन्ह को नहीं बदलना है बल्कि इसके नीचे नया चिन्ह लगाना है। जब ये नया चिन्ह लगता है तो इस वाले चिन्ह की वैल्यू खत्म हो जाती है, यहाँ पर भी प्लस होगा। तो x से x कट गया क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है। देखिए ये माइनस का 3 है और नीचे वाला प्लस का 7 होगा, क्योंकि चिन्ह जब यहाँ ये लगा ना, इस चिन्ह की वैल्यू खत्म हो गई, तो ये 7 प्लस में ही मानेंगे। तो 7 में से 3 उल्टा घटेगा, ये 4 आएगा, यानी कि 4y हो गया इक्वल का, ये दोनों जुड़ेगा 30 10 कितना होगा 40 होगा। अब यहाँ से क्या होगा y बराबर 40, 4 का पक्षांतर करेंगे बटे में आएगा, 4 दहमा 40, तो ये हो जाएगा y बराबर का 10। y बराबर का कितना होगा 10 होगा। y का मान चाहे आप समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए, तो भाई समीकरण 2 ही यहाँ नज़दीक है तो समीकरण 2 में ही रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखिए इसमें x से मतलब है नहीं, माइनस में 7 गुणे y है, y की जगह कितना करेंगे 10 करेंगे बराबर का -30, तो x माइनस 70 बराबर 30, x बराबर 30, ये इधर आएगा तो देखिए ये -30 है, इधर आएगा प्लस का 70 होगा, x बराबर कितना आएगा 40 आएगा। यहाँ पर लिखेंगे अतः शुरू में क्या माने हैं जैकब की आयु, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु यक्स माने हैं तो यक्स की जगह 40 वर्ष आयु 40 वर्ष, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितना है y है, तो उस y की जगह पर हम 10 करेंगे तो हो जाएगा 10 वर्ष हो जाएगा। तो ये हो गया 40 और ये हो गया 10, यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा, जो कि काफ़ी आसान भाषा में भाई बताए हैं और आपके समझ में आया होगा। आइए हम देखते हैं सवाल नंबर 5। और जितने भी सवाल बता रहे भाई एग्जाम के लिए भाई एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन उठाए जाएंगे, इससे बाहर कहीं और से क्वेश्चन नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि हम जितने भी सवाल लिए हैं सबका सब भाई एनसीईआरटी पर आधारित है और एनसीईआरटी बुक में मिलाएंगे आप लोग ना तो ये सब सवालें मैच करेंगी। अब यहाँ पर देखिए ये जो सवाल आपके सामने है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। दिया है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 36 अधिक है। बड़ा कोण क्या है छोटे कोण से 36 अधिक है। तो यहाँ पर क्या काम करेंगे हम मानते हैं माना कोण x और y है। माना कोण क्या है x और y है। सुनिएगा भाई x आ गया इसका मतलब x वाला ही बड़ा है, x वाला ही बड़ा है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए माना कोण क्या है x प्लस वाई है। देखिए यहाँ पर चर्चा क्या किया है संपूरक। संपूरक कोण जो होता है पता है संपूरक कोण दो मतलब संपूरक कोण आपस में मिलकर ये 180 अंश का डिग्री मतलब कोण बनाते हैं। मतलब संपूरक कोण जो होता है ये 180 अंश का होता है। तो ये दोनों क्या है संपूरक कोण ही, बस छोटे बड़े हैं ये बाद में की चर्चा है, लेकिन दोनों का योग 180 ही होगा। अब आएंगे प्रश्न अनुसार। अब आएंगे हम प्रश्न अनुसार क्या बोला है बड़ा कोण। बड़ा कोण जो है बड़ा का मतलब पहला वाला बड़ा कोण जो है ये छोटे कोण से 36 अधिक है। मतलब छोटा कोण y से 36 अधिक है। ठीक 36 अधिक है। इसको हम क्या करते हैं समीकरण 2 कर देते हैं। अब इस x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर या फिर प्रतिस्थापित करने पर दोनों एक ही बात है। तो x का मान रखेंगे यहाँ तो y प्लस 36 इसके जगह पर हो जाएगा। प्लस में y है ही बराबर के 180 है तो y में y को जोड़ेंगे तो ये 2y हो जाएगा। प्लस का 36 इक्वल का 180 होगा। 2y बराबर 180 36 इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 36 हो जाएगा। 2y बराबर
उधार लेंगे 10, 10 में से 6 गए 4 आएगा, 7 बचा, 7 में से 3 गए 4 आएगा, 1 आएगा, 2 ही का नम 2, 2 7 14, 2 दूनी 4, क्योंकि y मतलब 2 को पक्षांतर करेंगे तो बटे में ही आएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा 72, y कितना हो जाएगा 72 डिग्री हो जाएगा। y कितना आएगा भाई 72 डिग्री आएगा। अच्छा y का मान यहाँ से रख के x निकाल लो, तो x बराबर y की जगह हम कितना करेंगे 72 करेंगे, तो 72 प्लस 36 हो गया, तो x बराबर 6 2 8 और 7 3 10, 108 अंश आएगा। x कितना आ गया 108 अंश आ गया। तो यहीं पर लास्ट में हम लिखेंगे अतः x बराबर 108 अंश और y बराबर 72 अंश। यही इसका जो है उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा। ऐसा नहीं कि भाई आपके समझ में ना आया हो, आपके समझ में ये सवाल आई होगी, जो कि काफ़ी आसान थी और काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आइए चलिए हम देखते हैं अब सवाल नंबर 6वां, जो कि 5वीं नंबर तो काफ़ी आसान है। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर, अगर हम 6वीं की बात करें तो भाई 6वीं नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। यहाँ पर क्या बोला है, 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपये है। मतलब 4 कुर्सी और 7 मेज को अगर खरीदेंगे तो इसका जो मूल्य है वो 360 है। वैसे ही अगर हम 6 कुर्सी और 10 मेज को लेते हैं तो इसका मूल्य जो है 520 रुपये हो रहा है। कितना हो रहा है 520 रुपये हो रहा है। तो हमें ये बताना है आखिर एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य बताना है। एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य हमें बताना है। तो आइए हम इसको भी देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमसे एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य हमसे पूछा है। एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य पूछा है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य, एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य क्रमशः यक्स तथा वाई है। यक्स तथा वाई है। इसका मतलब आपके समझ में आया होगा, एक कुर्सी का मूल्य कितना हो गया यक्स और एक मेज का मूल्य कितना हो गया वाई हो गया। मतलब कुर्सी का मूल्य यक्स माने हैं, मेज का मूल्य वाई माने हैं। तो यहाँ पर आएंगे हम प्रश्नानुसार। कहाँ आएंगे प्रश्नानुसार। सुनिएगा, 4 कुर्सी यानी कि 4 यक्स, 7 मेज यानी कि 7 वाई, तो ये दोनों जुड़कर कितना हो रहा है रेट इसका 360 हो रहा है। ये बना हमारा समीकरण 1 बना। अब उसके बाद अगले में क्या बोला है, 6 कुर्सी यानी कि 6 एक्स, 10 मेज यानी कि 10 वाई, ये कितना हो रहा है 520 हो रहा है। ये हो गया हमारा समीकरण 2 हो गया। क्या हो गया समीकरण 2 हो गया। अब इन दोनों समीकरण को सॉल्व करके एक्स और वाई का मान निकालेंगे, जिससे हमारा कुर्सी का मूल्य और मेज का मूल्य हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इसको आप बराबर करिए, या तो आप इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये 70 हो जाएगा, और इसमें 7 से गुणा करेंगे तो ये 70 हो जाएगा। या फिर आप आगे वाले में मतलब कुल मिलाकर आपको भाई एक को बराबर करना होगा, चाहे यक्स वाली गिनती को बराबर करो या तो फिर वाई वाली गिनती को बराबर करो। एक काम करते हैं, इसमें हम जो है 3 से गुणा कराते हैं तो 3 चौक 12 हो जाएगा, और इसमें हम 2 से गुणा कराते हैं तो 2 छंग 12 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा भाई, जो करना है समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करके, पहले गुणा करेंगे फिर देखेंगे जोड़ना है या घटाना है। तो समीकरण 1 में 3 से, तो 3 चौक 12 एक्स होगा, 3 सते 21 वाई होगा, 3 जीरो 0, 3 छंग 18, 3 त्रिक 9 10, 1080 हो जाएगा। इसमें 2 से कराओ तो 2 छंग 12 एक्स होगा, 2 दहम 20 वाई होगा, बराबर 2 जीरो 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 होगा। तो ये दोनों चिन्ह मतलब ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, तो घटाना पड़ेगा। करके घटाने पर तो घटाएंगे तो माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी माइनस, ये इससे कट गया। 21 वाई में से 20 वाई घटाएंगे तो 1 वाई बचेगा, इसको घटाएंगे तो ये कितना आएगा 40 आएगा। वाई बराबर कितना आ गया 40 आ गया। अब y का मान चाहे समीकरण 1 में रखो या फिर समीकरण 2 में रखो, तो हम रखेंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है 4x है तो 4x लिखेंगे, प्लस में 7y है तो 7y, तो 7 गुणे y की जगह पर कितना 40 बराबर 360 हो जाएगा। तो ये होगा 4x प्लस में 280 होगा इक्वल में 360। तो ये होगा 4x इक्वल 360, ये इधर आ जाएगा माइनस का 280 होगा। तो 4x बराबर 0, उधार लेंगे 16 में से 8 गए 8 हो जाएगा, 2 में से 2 कट जाएगा, 40 दूनी मतलब 4 ही करना 4, 4 दूनी 8, 4 जीरो 0, तो x बराबर कितना आ गया 20 आ गया। x 20 आ गया, y 40 आ गया। तो हम कुर्सी का मूल, कुर्सी और मेज, तो कुर्सी को x माने हैं, मेज को y माने हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लास्ट में अतः एक कुर्सी का मूल, एक कुर्सी
का मूल्य कितना है, कुर्सी का मूल्य हम यक्स माने हैं तो यक्स की जगह 20 करेंगे तो 20 रुपये हो गया। उसके बाद इसी के नीचे लिखेंगे तथा एक मेज का मूल्य, एक मेज का मूल्य वाई, वाई की जगह पर कितना करेंगे 40 रुपये कर देंगे। यही हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान था। अब यहाँ पर भाई, यहाँ पर अगर बैट बल्ले की बात करें या किसी और चीज़ की बात करें तो आपको सेम ऐसे ही करना है, जो कि काफ़ी आसान है। और लास्ट तक हो सकता है एक सवाल और आपको ऐसे ही करा दिया जाएगा ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो आइए हम देखते हैं भाई 7वें नंबर सवाल, जो कि ये सवाल तो काफ़ी आसान थे। 7वें नंबर सवाल भी काफ़ी आसान है, आपको वो सवाल एनसीईआरटी में 2-3 सवालें हैं, जो कि चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 7वीं। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर 7वीं भाई आपके स्क्रीन के सामने है, जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आसान तरीके से आपको बताएंगे। बस आप एक बार देखिए, ये समझ में आ जाएगा। इस मॉडल की 2 सवाल आपको एनसीईआरटी में मिलेगी, ध्यान दीजिएगा। 2 सवाल है, बोला है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की एक संख्या है जिसका योग 9 है। जैसे 54 हो गया तो 5 4 9, 45 हो गया 4 5 9, और 36 हो गया, 63 हो गया। ऐसे ही 2 अंक की है, लेकिन कौन सी है ये मालूम नहीं है। कौन सा है ये मालूम नहीं है। संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है। तो हमें संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, माना संख्या 10x प्लस वाई है, 10x प्लस वाई है। देखिए यहाँ पर 10 से गुणा किए क्योंकि ये दहाई की जगह पर है। जैसे मान लो इसमें से एक अंक हम ले लेते हैं भाई, मान लो कि 36 आंसर आएगा। 36 में जब हम 3 को अलग करेंगे, 6 को अलग करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। लेकिन ये 36 भी तो आना चाहिए, इसलिए हम इसमें 10 से गुणा कराएंगे ताकि 10 तियाँ 30, 6 36 हो जाए। वैसे ही यक्स और वाई किए हैं, इसके जगह पर यक्स किए हैं क्योंकि यही दोनों अंक तो नहीं मालूम है। इसको यक्स इसको वाई मानते हैं मान लो, तो यक्स को यहाँ कर दिए, वाई को यहाँ किए, बीच में प्लस किए, तो भाई 10 से गुणा तो कराना ही पड़ेगा, उसीलिए यहाँ पर 10 से गुणा कराए हैं। अब उसके बाद ये बोला है अंकों का योग, मतलब यक्स प्लस वाई दोनों अंकों का योग कितना है 9 है, जो कि ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब उसके बाद क्या बोला है, ध्यान से सुनिएगा। संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से क्या है 27 अधिक है। सुनिएगा, हमारे पास जो संख्या हम माने हैं वो 10x प्लस वाई है। अगर हम इसी संख्या के अंक को पलटें, अगर अंक के मतलब यक्स और वाई को बदलो तो वाई आगे हो जाएगा, यक्स पीछे हो जाएगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो 27 अधिक हो जाएगा। जो नई संख्या ये जो बन रही है ये 27 क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। कितना अधिक होगा भैया 27, ये अधिक हो जाएगा। अभी यहाँ पर बीच में क्या लगेगा, प्लस लग जाएगा। तो ये 10x, यक्स वाले को इधर ले आएंगे तो माइनस यक्स, ये प्लस में वाई है, वाई वाले को इधर लाएंगे तो माइनस का 10 वाई होगा, बराबर में क्या बचा 27 बचा। तो ये हो जाएगा 9x माइनस का 9y बराबर का कितना 27 हो जाएगा। 9 कामन लेंगे तो यक्स माइनस वाई बराबर कितना होगा 27 होगा। 9 त्रिका 27, यक्स माइनस वाई बराबर 3 होगा, जो कि ये हमारा समीकरण 2 बनकर तैयार हो गया। अब हम दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 को पहले लिखेंगे, यक्स प्लस वाई बराबर का 9 है, और अगला क्या है यक्स माइनस वाई बराबर 3 है। ये इससे कट जाएगा, यक्स यक्स मिलकर 2x होगा, 9 3 12 होगा। तो यक्स बराबर 12, 2 को पक्षांतर करेंगे बटे में, 2 ही का नम 2, 2 छंग 12, यक्स बराबर कितना आ गया 6 आ गया। अब यक्स का मान हम यहाँ पर रखकर वाई निकाल लेते हैं। तो समीकरण 2 से आप लिख सकते हो यहाँ पर यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर 6 होगा, माइनस वाई इक्वल का 3, तो माइनस वाई बराबर 3, ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 6। तो माइनस वाई बराबर ये घटाने पर माइनस 3 होगा, माइनस से माइनस काट देंगे, वाई बराबर कितना आएगा 3 आएगा। तो यहाँ पर यक्स और वाई का मान आ गया। तो यहाँ पर जो संख्या हम माने हैं वो 10x प्लस वाई माने हैं। तो यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे अतः अभीष्ट संख्या, क्या लिखेंगे अतः अभीष्ट संख्या 10x प्लस वाई, कितना 10x प्लस वाई। तो यहाँ पर 10x की जगह पर 6 प्लस वाई की जगह पर 3 होगा, 10 छंग 60 होगा, 10 छंग कितना होगा 60 होगा, प्लस में 3, तो ये 60 3 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 60 3 63 हो जाएगा, जो कि यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अंक को हम आगे पीछे जैसे मान लेते हैं भाई, बहुत सारे बच्चे 10y और x मान लेते हैं, तो ऐसे कंडीशन में इसका आंसर 36 भी आ सकता है। दोनों सही है, ध्यान देना 36 और 63 दोनों आ सकता है। आइए हम देखते हैं सवाल नंबर 8वीं। अब यहाँ पर जो है आपके सामने भाई सवाल नंबर 8वीं लिए हैं। मीना 2000 रुपये
निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना जो है 2,000 रुपये निकालने के लिए बैंक में गई। उसने जो है खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने को कहा। मतलब वहाँ बैंक मैनेजर से कहे भाई जो पैसा देता है उससे कहे हमको 50 के और 100 के नोट चाहिए। मीना ऐसे करके टोटल 25 नोट मतलब उसको मिला। अब ये बताओ कि 50 के नोट कितने हैं और 100 के नोट कितना है। वही बोला है ज्ञात कीजिए कि उसमें से 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या यक्स है तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या 100 रुपये के नोटों की संख्या y है। कितना है? y है। मतलब 50 रुपये के नोटों की संख्या यक्स है और 100 रुपये के नोटों की संख्या कितना है? y है। ये हम मान लेते हैं। अब ऐसे करके मतलब दोनों नोट मिलाकर वो कितने नोट लिए हैं? 25 नोट लिए हैं। कितना नोट लिए? 25 नोट लिए हैं। देखिए 50 रुपये के नोट लिए हैं तो 50 रुपये के नोट को यक्स माने हैं। 100 रुपये के नोट लिए हैं तो 100 रुपये के नोट के y माने हैं। और ऐसे करके टोटल वो 2,000 रुपये भी लिए हैं। तो ये हो गया समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को सॉल्व करना है तो इसमें 50 से गुणा करा दो भाई, ज़्यादा ईजी रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 50 से गुणा करने पर, जब हम इसमें 50 से गुणा करेंगे तो ये एक नया समीकरण बन जाएगा। 50 से करना 50 यक्स होगा, 50 से करना 50 वाई होगा, 50 से करेंगे तो 25 पंचे 125 मतलब 1250 हो जाएगा, जो कि ये हमारा बन के तैयार हो जाएगा समीकरण 3। मतलब अभी तक हम इन दोनों को सॉल्व करते, अब इस पर जो है 50 से गुणा करके ये समीकरण रेडी कर लिए। तो अब हम समीकरण 3 और समीकरण मतलब 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 व समीकरण 3 से, समीकरण 2 व समीकरण 3 से। तो समीकरण 2 कितना है भाई? 50 यक्स है प्लस में 100 वाई है बराबर कितना है? 2,000 है। और समीकरण 3 कितना है? ये 50 यक्स है प्लस में 50 वाई है और ये है 1250 है। तो दोनों समीकरण 2 व समीकरण 3 से मतलब क्या है भाई कि इन दोनों को अब सॉल्व करेंगे। हमारी इच्छा चाहे तो जोड़ें और चाहे तो घटाएं। तो हम क्या करेंगे? घटाएंगे ताकि ये कट सके। तो भाई सबको घटाना पड़ेगा, ये कट गया। 100 में से 50 को घटाएंगे तो 50 वाई आएगा, 0 उधार लेंगे 10 यानी कि ये आएगा 5, यहाँ पर 9 बचा 7 होगा और ये 1 आएगा 1750 आएगा। तो y बराबर होगा 1750। 50 को पक्षांतर करेंगे तो ये कहाँ पर आ जाएगा? बटे में आएगा। 0 से 0 कट गया, y बराबर 5 का नम 5 होगा, पंक्ति यहीं का 15, पंक्ति यहीं 15, यहाँ पर 2 बचा 25 हो जाएगा, 5 25। तो y बराबर कितना हो गया? 35 हो गया। y बराबर कितना आएगा? 35 आएगा। यहाँ पर भाई शायद घटाने में थोड़ा गड़बड़ी हो गई है ना। यहाँ पर जो है ये केवल आएगा 750 ही आएगा ना। तो यहाँ पर कटेगा 75 बचेगा, 5 का नम 5 होगा, 5 25 15 आएगा। तो y बराबर कितना आएगा? 15 ही आएगा। थोड़ा घटाने में मिस्टेक था, ठीक 750 ही आएगा। तो ये y कितना आ गया? 15 आ गया। अब y का मान पता है, आप चाहो तो समीकरण 1 2 3 चाहे जहाँ रखो। तो हम समीकरण 1 में ही रख देते हैं, समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। तो यहाँ पर क्या है समीकरण 1 से? यक्स प्लस वाई बराबर 25 है। क्या है? यक्स प्लस वाई बराबर 25 है। तो यक्स प्लस वाई की जगह 15 कर दो बराबर में 25। तो ये हो जाएगा यक्स बराबर 25, इधर आएगा -15। तो यक्स बराबर कितना आएगा? 10 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या यक्स की जगह पर 10 करेंगे। फिर 100 रुपये के नोटों की संख्या को हम y माने हैं, नोटों की संख्या y की जगह पर कितना करेंगे? 15 कर देंगे। और यही जो है इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा। जो कि ये हमारी सवाल नंबर भाई 8वीं थी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और आपकी समझ में भी आया होगा, जो कि एनसीईआरटी पर आधारित है। एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे तो ये मिलेगा। आइए हम देखते हैं सवाल नंबर 9, जो कि भाई एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। और आपको बता दें एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता भी है। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 9। तो यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 9 जो है आपके सामने है, जो कि ये भाई एनसीईआरटी एग्जाम्पल की सवाल है, जो कि एग्जाम्पल से भी काफ़ी क्वेश्चन उठाया जाता है एग्जाम में। दिया है 2 व्यक्ति के आय का अनुपात दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 व्यक्तियों के आय का अनुपात
कितना है, एक 9:7 दिया है, ठीक। तो यहाँ पर क्या करते हैं, दो व्यक्ति ए और बी मान लेते हैं। तो ए और बी का अनुपात जो है ये 9:7 है। अगर ए का हम निकाले तो 9x निकलेगा, क्योंकि पहले ए है यहाँ 9 है, तो ए बराबर 9 होगा। और जब भी अनुपात से कोई भी गिनती बाहर लेते हैं तो x उसके साथ लगता है, और b का बाहर लेंगे तो ये 7x होगा, क्योंकि भाई एक ही अनुपात में है तो दोनों का जो x है वो सेम ही रहेगा। फिर उसके बाद अगला क्या है, खर्चों का अनुपात दिया है, दो व्यक्तियों मतलब उनके खर्चों का अनुपात। तो यहाँ पर हम लिखेंगे खर्चों का अनुपात, ये कितना है, 4:3 है। तो भाई इन दोनों का खर्चा ये इन्हीं का है, तो a बराबर हो जाएगा 4x और b बराबर जो हो जाएगा 7x। ये आपका भाई आय है और ये क्या है, खर्चा है। अब उसके बाद क्या बोला है, प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 2000 रुपये बचा लेता है। मतलब पहला a वाला जो है 9x कमाया और 4x खर्चा किया, मतलब घटाएंगे, तब भी ये 2000 बचा लेता है। समीकरण 1 बन गया। बी वाला 7x कमा रहा है, 7x कमा रहा है, यहाँ पर 3 है, 7x कमा रहा है और 3x मतलब खर्च कर रहा है, फिर भी ये कितना बचा रहा है, 2000 बचा रहा है। अब इन्हीं दोनों समीकरण को सॉल्व करना है, बाकी आसानी से इसमें से निकल आएगा भाई जो पूछा होगा। तो आइए हम समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो पहले हम समीकरण 1 को लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा भाई लिखना नहीं है, पहले समझिएगा। अगर हम इसमें 3 से गुणा कराएं तो 3 चौक 12 हो जाएगा, और इसमें हम 4 से गुणा कराएं तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। मतलब इसमें 3 से गुणा कराओ, यहाँ पर लिखे नहीं है, बाकी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर तथा समीकरण 2 में, मतलब लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा कर समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, क्योंकि दोनों का चिन्ह सेम है तो घटाना पड़ेगा। तो 3 9 27x हो जाएगा, माइनस 3 चौक 12x हो जाएगा, 3 दूनी 6 यानी कि 6000 होगा। 4 से करेंगे 4 7 28x होगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, ध्यान देना माइनस में है, और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस करते हैं, प्लस फिर माइनस। हम यहाँ पर नॉर्मल लिखे हैं भाई, यहाँ पर हम नॉर्मल लिखे हैं कि समीकरण 1 व 2 से, मतलब हम समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर रहे हैं, केवल यहाँ पर नॉर्मल लिखे हैं। बाकी जो कि ये आपको बोले ही, तो ये क्या होगा घटाने पर, तो चिन्ह बदल गया, ये माइनस में है ये प्लस में है, क्योंकि चिन्ह बदलने के बाद नीचे वाले चिन्ह की वैल्यू होती है ऊपर वाले की खत्म हो जाती है। तो 27 में 28 घटेगा नहीं, 28 में 27 घटाएंगे तो -100। 6000 में से 8000 नहीं घटेगा, 8000 में 6000 घटाएंगे तो माइनस का 2000 आएगा, ये इससे कट ही जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2000 आएगा। अब x का मान चाहे जहाँ रख के जो है आप क्या निकाल सकते हैं, आप चाहे जहाँ पर रख कर जो है y का मान निकाल लीजिए। लेकिन सवाल में देखो तो बोला है तो उनकी मासिक आय ज्ञात करो। हमें मासिक आय ज्ञात करना है, मतलब केवल यही वाला आपको, मतलब यहीं पर आपको रखना है मान, तो x का मान रखना है, y का मान रखने की जरूरत है ही नहीं। और यहाँ पर भाई थोड़ा सा मिस्टेक हम कर दिए हैं, क्या यहाँ पर y लो भाई, यहाँ पर y लो, अन्यथा ये x मिल जा रहा है, ये y रहेगा भाई, थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो ये भी y रहेगा, ये भी ध्यान ही नहीं दिया गया, सब जगह y रहेगा, बाकी सही है, ठीक। तो x का मान निकला है, हमें यहीं पर रखना है। जैसे हमसे खर्चों का अनुपात मतलब खर्चा पूछा होता है, दोनों का मासिक खर्च कितना है, तब y का मान निकालना जरूरी था। तो यहाँ पर लिखेंगे उनकी मासिक आय। सबसे पहले क्या था, 9x है पहले का, दूसरे का 7x है, तो पहले का 9x है, दूसरे का 7x है, तो 9 गुणे x की जगह पर 2000, और ये हो जाएगा 7 गुणे 2000, ये x का मान रखेंगे, तो 9 दूनी 18000 हो गया एक का, और दूसरे कितना हो गया, 14000 हो गया, तो 18000 और 14000 ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा, जो कि भाई एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। और ध्यान देना काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए हम देखते हैं भाई इस वीडियो की लास्ट नंबर सवाल, और शायद वही सवाल इस चैप्टर की भी लास्ट है, क्योंकि हमको तो नहीं लगता भाई इस 10 सवाल के अलावा कहीं और से पूछ ले। और बाकी सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए, इधर उधर भटकने से अच्छा कि आप वहां पर जाइए भाई, सारा आपको लाइन से मिल जाएगा, बिना किसी कास्ट का फ्री कोर्स है। आप जाइए डिस्क्रिप्शन में लाइन से देखिएगा, और जो भी जहां पर भी दिक्कत होगी ना, बिना कुछ सोचे समझे आप कमेंट बॉक्स भाई है ही, आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर हम वीडियो बनाकर इसी प्लेलिस्ट के लास्ट में हम ऐड कर देंगे। बाकी चलिए अभी हम देखते हैं सवाल नंबर 10वीं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 10वीं जो है भाई, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है। मतलब अंश में 1 जोड़ना है, जैसे मान लीजिए भिन्न हम x/y मानेंगे, तो x/y लिखेंगे, अंश में हम 1 जोड़ेंगे,
हर में नहीं जोड़ना, तो ये 1/4 हो जाता है, तो एक समीकरण यहाँ से तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद जब इसके हर में 1 घटा दें, मतलब x/y है, हर में 1 घटाते हैं तो भिन्न जो है 1/4 में बदल जाती है, ये पहले बोला, ये एक समीकरण यहाँ से तैयार होगा। इसको सॉल्व करके हमें भिन्न बनाना है, जो कि इसको आप स्वयं करना, क्योंकि हम यहाँ पर उत्तर लिख दिए हैं। और इसका जो सोल्यूशन है आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर 2 प्रकार से आपको भाई वीडियोज मतलब आपका प्लेलिस्ट जो बनाएगा वो 2 प्रकार के वीडियोज, मतलब 2 प्रकार के थंबनेल हैं। मतलब चैप्टर 3 से संबंधित आपको 2 वीडियो बनाई हुई है। एक वीडियो में टॉप 10 सवाल बताए हैं, जो कि यहाँ से भाई 100% यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे मान लो यहाँ से ना पूछा गया तब क्या होगा, तो आपको जो है एक और पार्ट, मतलब हर चैप्टर के 2-2 वीडियो बनाए हुए हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का लिंक, वहाँ से जाइएगा, देखिएगा। हर चैप्टर के 2-2 वीडियो हैं। अगर आप इन सभी को देख लेते हैं तो हम तो भाई कह रहे हैं 100% क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से फंसेगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा और अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी को कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो भाई उसका भी एक प्लेलिस्ट हम बनाए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर करिएगा।